पेंशन ब्रांच में मेरे काम का आज पहला दिन था। सच कहूँ तो वहाँ बैठकर मैं बहुत उत्साहित भी था, लेकिन दिन भर की भीड़ और सवालों ने मेरे उत्साह को थकान में बदल दिया था। हर व्यक्ति जो मेरे पास आता वो अपने भविष्य की चिंता लेकर आता। साहब जी, कब तक पेंशन का पैसा मिलेगा? तो कोई पूछता, साहब जी कब तक पेंशन शुरू हो जाएगा? तो कोई पूछता, पेंशन कितना मिलेगा साहब जी? कैसे चलेगा मेरा घर? मैं रोबोट की तरह उनके सवालों का जवाब देता रहा और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता रहा। लेकिन शाम होते होते मेरे लिए हर चेहरा एक कहानी बनकर रह गया था। उसी में से एक कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। घड़ी ने 5 बजने का संकेत दिया था तो मैं टेबल पे पड़े कागजात को समेटना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पे एक आकृति दिखी जो देखने में अकेलेपन, लाचारी और बेबसी की जीती जागती तस्वीर था। उसकी उम्र लगभग 44-45 साल का था और दिखता 60-61 का था। उसके चेहरे की त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, शायद नींद की कमी या किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत था। उसके चेहरे पर पड़ी हुई हर झुर्रियाँ उसके जवानी की बलिदान की कहानी बता रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी भारी मजबूरी के बोझ तले दबा हुआ है, वही मजबूरी जो इंसान को समय से पहले बूढ़ा कर देता है। वो धीमे कदमों से मेरे पास आया और रुधे हुए लहजों में बोला, साहब जी इसी महीने मैं पेंशन जा रहा हूँ और फिर से मैं नौकरी करना चाहता हूँ। डीएससी में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ता है? डीएससी की नौकरी बिल्कुल फौज जैसा ही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे डूबते हुए इंसान को एक तिनके का सहारा मिल जाए। उसी तरह वो आखिरी उम्मीद के सहारे जीने की कोशिश कर रहा था। मेरे मेज पर रखी चाय की प्याली से उठती भाप भी उस आदमी की थकान को कम नहीं कर सकती थी। मैंने उसे सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और नरम आवाज़ में पूछा, सर आपको दोबारा नौकरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपके बच्चे क्या करते हैं? मैंने बहुत ही शांत लहजे में पूछा। उसने कुर्सी पर बैठते हुए एक गहरी सांसें ली, जैसे इस सवाल का जवाब देने के लिए उसे अपनी पूरी हिम्मत बिटोरनी पड़ी हो। उसकी आवाज़ में निराशा और थकान का एक कड़वा स्वाद था। बड़ा बेटा पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में है, उसने बड़ी कठिनता से बोला था। मेरी दूसरी बेटी जो 11वीं में पढ़ रही है और तीसरा छोटा लड़का अभी 9वीं में पढ़ रहा है। मैं चुपचाप सब सुनता रहा। एक पल में ही मुझे समझ में आ गया, मेरे सामने ये आदमी नहीं बल्कि एक हारा हुआ इंसान बैठा है। ये आदमी सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी थक चुका है। ये व्यक्ति घर और दिल दोनों तरफ से निराश हो चुका है। उसकी आंखें बताती थी कि अब वो जी नहीं रहा, बस जिम्मेदारियों की चक्की में पीस रहा था। उसके भीतर अब न कोई जीने की उम्मीद बाकी थी और ना ही कोई निजी ख्वाहिश। वो सिर्फ एक चलती फिरती मशीन था जिसने अपने लिए जीना भूल गया था। सर आपने अभी तक कहीं अपने लिए घर बनाया है या नहीं? मैंने फिर से पूछा। ये सवाल सुनते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी हथेली से आंखें पोंछी। हाँ साहब, उसका गला रूंध गया था। पुश्तैनी ज़मीन पर एक छोटा सा घर बनाया है। घर में मैं अकेला कमाने वाला था। मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया, उनकी शादी की, उन्हें अपनी ज़िंदगी सेट करने में मदद की। अब वो लोग अलग रहते हैं अपनी दुनिया में। उसकी आवाज़ में दर्द था। परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के बाद अब अकेला रह जाने का गम था। उसके शब्द उस कड़वी सच्चाई को बयां कर रहे थे, एक ऐसे भाई का दर्द जिसने सब कुछ अपने भाइयों को दे दिया और बदले में आज क्या मिला? गम, दर्द और अकेलापन। पत्नी के कहने पर भविष्य निधि से थोड़ा फंड निकाला और थोड़ा बैंक से लोन लेकर एक घर बनवाया हूँ। कहते कहते उसका गला भर आया, उसकी आंखें नम हो गई और मैं देख सकता था कि उस पल उसके भीतर बरसों का दबा हुआ दर्द बाहर आ रहा था। मैं समझ सकता था उसका दर्द, क्योंकि आदमी का दर्द न उसकी पत्नी समझती है और न उसके बच्चे समझ पाते हैं। यही कारण आदमी अपना दर्द किसी से बांट नहीं पाता है और यही वजह वो घुट घुट कर अकेला मरता है। मैं पहले ही समझ गया था कि ये व्यक्ति मजबूरी तले दबा हुआ है। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर मेरे शब्द उसके दर्द से कम थे। देखो सर, आपको पेंशन से जो रुपया मिलेगा, अगर आप उसे सही से उपयोग करेंगे तो ये आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी होगा। जो भी रुपये मिले उन्हें 3 भागों में बांट देना। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की हल्की सी किरण जगी थी। पहला भाग आपके बड़े बेटे के लिए। अगर आपके बड़े बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसे कोई धंधा करवा देना, और नौकरी कर लेता है तो उसके भविष्य के लिए उस भाग को रख देना। दूसरा भाग छोटे बेटे के लिए। वो पढ़ता है तो उसे पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़े तो उसे भी कोई छोटा सा धंधा करवा देना। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, न कि नौकरी के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना।
तीसरा भाग आपकी बेटी के लिए, उसकी पढ़ाई पूरी करवाओ। उसके बाद अगर काम करना चाहती है तो उसे काम करने देना, बाद में उसकी शादी करने की सोचना। और रही बात उसकी शादी की, तो यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और यही बोझ आपको दोबारा नौकरी करने पर मजबूर कर रहा है। वो आदमी अब पूरी एकाग्रता से मेरी ओर देख और सुन रहा था। मैं थोड़ा रुक कर कहा, हम सोचते हैं बेटी की शादी बड़े घर में होगी तो ज़्यादा खुश रहेगी, इसके लिए हम अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं, उसके लिए हम अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं। और फिर भी क्या गारंटी है कि हमारी बेटी उस घर में खुश रहेगी, उसका तलाक नहीं होगा। मेरे शब्दों से उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरे शब्दों में थोड़ा डर था क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। हो सकता है कि आप उसे एक कार और ढेरों गहने देकर विदा करें, और ससुराल में क्या पता सास ससुर ननद देवर प्यार करे या ना करे। उसका पति, क्या वो उसे प्यार करेगा? अगर पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में हुआ तो आपकी बेटी की जिंदगी उस बड़े घर में जहन्नुम बनकर रह जाएगी। आपकी बेटी आपको बताकर दुखी तो नहीं करेगी, लेकिन खुद अंदर ही अंदर तिल तिल कर मरती रहेगी। और अगर आपको पता भी चला तो आप क्या करोगे? आपने तो अपनी औकात से ज़्यादा दहेज देकर शादी की थी। इस शादी के लिए सारे जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपनी ज़मीन भी बेच दी। उस वक्त ना आपके पास इतने पैसे रहेंगे कि अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी अपने घर में लाकर रख सको, और ना ही आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग सकें। उस आदमी के चेहरे पर एक भयानक डर उभर आया जो हर पिता के दिल में छुपा होता है। ये सुनकर उसकी आंखें फटी रह गई। मेरे शब्द शायद उसके बरसों से दबे हुए डर को बाहर निकाल देते या और बढ़ा देते। मैंने आगे कहा, इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए सोचा है, मैं उसकी शादी ऐसे घर में करूँगा जहाँ वो रानी बनकर रहे। इसके लिए मैं अमीर नहीं बल्कि एक गरीब घर का लड़का हो, लेकिन पढ़ा लिखा और मेहनती हो। जितना पैसा मैं दहेज में या दिखावे में खर्च करूँगा, उतना पैसे में तो मैं उस लड़के को एक छोटा सा बिजनेस शुरू करवा के दे दूंगा। उसे मैं दहेज नहीं संपत्ति दूंगा। मेरी बेटी और दामाद दोनों मिलकर उसे संभालेंगे। अगर लड़का धोखा देगा तो अपने भाग को धोखा देगा, और अगर वो मेरी बेटी के साथ वफादार रहा तो वो मेरे संपत्ति का मालिक बनेगा और उसके परिवार की ज़िंदगी सुधर जाएगी। उस घर में मेरी बेटी की पूजा होगी, क्योंकि उस घर में वो लक्ष्मी बनकर जाएगी, वहाँ वो रानी बनकर रहेगी। मैंने एक पल का मौन लिया, फिर उस पिता को देखा जो अब सदमे से सुकून के बीच झूल रहा था। सर, अगर मेरी सलाह अच्छी लगे तो मानना, नहीं तो यहीं छोड़ देना, लेकिन मेरी आखिरी बात, इसे मत भूलना, ये आपकी पत्नी के लिए है। वो व्यक्ति चौंक गया। हाँ सर, आपकी आखिरी जिम्मेवारी। सर, जिंदगी का जो थोड़ा वक्त बचा है वो अपनी पत्नी को दो। वो बेचारी बरसों से आपके घर लौटने का इंतजार कर रही होगी। अब जाकर उसका इंतजार खत्म हुआ है, इसलिए अब तो जाकर उन्हें थोड़ा वक्त दो, अपना कुछ पल दो, उन्हें खुश रखो। भगवान न करे कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो उस बेचारी के सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मेरे शब्द सीधे उसके दिल पे लगे थे। मेरी आवाज़ में अब भावनात्मक आग्रह था। अगर आप ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबेंगे तो याद रखना, फोटो पे माला टंगने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अगर आज आपको कुछ हो गया तो आपकी पत्नी को जो पेंशन मिलेगी वो आपके मिलने वाले पेंशन का आधा होगा। सोचो, उस आधी पेंशन में वो बेचारी अपने बच्चों को कैसे पालेगी? आपके अधूरे जिम्मेदारियों को वो कैसे निभाएगी? आखिर उस जिम्मेवारी का बोझ कौन उठाएगा? इसलिए चिंता छोड़ो, आपको इतना पेंशन मिलेगा कि आपका घर आराम से चल जाएगा। नहीं चले तो घर के आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लेना ताकि परिवार के साथ रह सको। घर जाओ सर और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताओ, जिंदा दिल इंसान बनो। मैंने अपनी बात खत्म की और उसे डीएससी के भर्ती देखने वाले अधिकारी के पास भेजना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं साहब जी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी शांति थी। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी आंखें खोल दी है। इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो अपने दुख का कारण खुद होता है। मैंने उसे देखा, वो बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियाँ वैसी ही थी, लेकिन अब उनमें शांति की एक नई चमक थी। वो अंदर से खुश था। उसके चेहरे पर अब जाके थोड़ी मुस्कुराहट आई थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बरसों के दर्द और बोझ के बाद आज मुस्कुराया हो। वो चुपचाप उठा। उसके चेहरे पर अब वो थकान नहीं थी। उसने मेरे पैर छूने की कोशिश की, जिसे मैंने रोक दिया और कहा, पैर नहीं। वो बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी आंखों में कृतज्ञता लिए हुए धीरे से ऑफिस से बाहर निकल गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उस पल मुझे ऐसा लगा मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को सलाह नहीं दी, बल्कि एक आत्मा को बोझ से मुक्त कर दिया है। उसकी कहानी मुझे सिखा गई कि जिंदगी में असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि शांति और परिवार के साथ बिताए हुए पल होते हैं। और बेटी की शादी सिर्फ एक सौदा नहीं,
बल्कि उसे खुशहाल जीवन की गारंटी देनी होती है, बल्कि उसके खुशहाल ज़िंदगी की गारंटी होनी चाहिए। भले ही वो गारंटी एक छोटी सी दुकान या व्यापार से आए, न कि किसी बड़े बंगले या कार से। उस दिन मैंने अपना पहला दिन सिर्फ सरकारी नौकरी करके नहीं बिताया, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की खोई हुई ज़िंदगी वापस दिलाने में मदद की। और यही सीख मेरे दिल को आज तक रुलाती है कि कैसे एक इंसान अपनी खुशियों को परिवार के लिए कुर्बान कर देता है। काश हर बच्चा समय से पहले पिता के जिम्मेदारियों को समझ ले, तो शायद ही किसी के पिता के फोटो पे समय से पहले माला लगाने की जरूरत पड़े।